नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी से। आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूं जिस विषय ने समाज को अंदर ही अंदर से बहुत डरा दिया है और जिसके समाधान के बारे में अभी तक भारत और राजस्थान में कुछ खास नहीं हुआ है। बातें बहुत होती हैं, निंदा बहुत होती है, लेकिन समस्या की जड़ में जाकर इसका स्थायी समाधान करने के बारे में अभी तक गंभीरता से नहीं सोचा गया। और ये समस्या पिछले कुछ सालों से बढ़ती जा रही है। मैं जिस समस्या की बात कर रहा हूं वह समस्या है समाज में मासूम और नाबालिग बालिकाओं से दुष्कर्म की बढ़ती हुई घटनाएं तो बलात्कार की कोई भी हो वह बड़ी निंदनीय होती है, अमानवीय होती है। लेकिन जब ये घटना किसी मासूम बालिका के साथ, किसी नाबालिग के साथ गुजरती है तो पीड़ा अधिक होती है। इसीलिए आज मैं आपके साथ इस समस्या के कारणों पर, उसके प्रभावों पर और उसके समाधानों पर खुलकर बात करने वाला हूं। हमने इस विषय की गहराई में जाकर इसका अध्ययन किया है, इस पर मनन किया है और इसके समाधानों पर विचार किया है। उन्हीं तथ्यों और सत्यों के आधार पर मैं अपनी बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का इस विषय से क्या लेना देना। अधिकतर पार्टियां ऐसी घटना होने पर निंदा करके रह जाती हैं। हम इस घटना की निंदा करते हैं, दोषियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसी बातें करके वो बयानबाजी करते हैं। लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान कैसे हो, इस पर कोई भी पार्टी स्पष्ट रूप से ना तो बोलती है और ना उसके पास कोई योजना है। लेकिन अभिनव राजस्थान पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज के, संस्कृति के, खेती के, शिक्षा के हर मुद्दे पर गहराई से अध्ययन करती है, समस्या की जड़ तक जाती है और उसके समाधानों के बारे में समाज को बताती है, सरकार को बताती है। ऐसी ही अपनी पूरी योजना के साथ मैं आपके सामने आज पेश हुआ हूं। दोस्तों, पिछले दिनों हमारे यहाँ नागौर जिले में एक घटना घटी है। एक 7 वर्ष की मासूम बालिका के साथ में दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसकी हत्या करके शव को फेंक दिया गया। पूरा समाज, पूरा क्षेत्र उद्वेलित है, गुस्से में है और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। यह पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं भारत और राजस्थान में आजकल बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसा हर समस्या के बारे में हम लोग सोचते हैं, बेरोजगारी के बारे में, गायों के बारे में, गरीबी के बारे में, फसल खराबे के बारे में, हम लोग इस समस्या के बारे में वैसा ही सोचकर रुक गए, ऐसा मुझे लगता है। बार बार एक ही बात उठती है कि दोषियों को फांसी दे दी जाए, गोली मार दी जाए। लेकिन ये घटनाएं घटती क्यों हैं, इस पर गहराई में जाने का विचार नहीं आता है। एक अच्छा सभ्य समाज वो होता है जो अपराध को होने से पहले रोकता है। अपराध होने के बाद में लाठियां पीटना ये किसी समझदार समाज की निशानी नहीं होती है। और हम लोग पिछले 70 सालों से, 75 सालों से, जब से हमारे पास में खुद के शासन की बागडोर आई है, हम किसी भी समस्या के स्थायी समाधान की तरफ बढ़ ही नहीं पाए। और उसका कारण यही है कि हम समस्या को समझ नहीं पाते हैं। हम जिम्मेदारी से उस समस्या का समाधान करने की दिशा में कदम नहीं उठाना चाहते। हम गैर जिम्मेदारों की तरह केवल निंदा करके रह जाते हैं, रोना धोना करके रुक जाते हैं।
ऐसे समाज में नई नई समस्याएं पैदा होंगी। और ये जो घटना, ये जो समस्या पैदा हुई है, ये इसी के कारण पैदा हुई है। मैं ऐसा नहीं कहता कि जिस तरह के समाज की हम लोग कल्पना करते हैं, आदर्श समाज की, वह समाज इस धरती पर कभी उतर सकेगा। केवल हम कल्पनाओं में जी सकते हैं कि सतयुग में ऐसा होता था, त्रेता युग में ऐसा होता था। वैसा होना तो असंभव है। 5% लोग तो समाज में कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, समाज के बनाए हुए नियमों की उल्लंघन करेंगे, कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये 5% तक हो जब तक ठीक है, लेकिन जब 5% से अधिक बढ़ जाता है तो हमारा डर बढ़ना स्वाभाविक है। जिस प्रकार से हम हर समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से हम आज मासूम और नाबालिग बालिकाओं से होने वाले दुष्कर्म की समस्या को 3 एंगल से, 3 तरीकों से समझेंगे। पहला, इस समस्या के कारण क्या है, क्यों इन दिनों ये चीजें हमारे ध्यान में ज्यादा आ रही हैं। दूसरा, इसका प्रभाव क्या पड़ता है समाज पे। और तीसरा, अभिनव राजस्थान की योजना में इसका स्थायी समाधान क्या है। मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप मेरी हर बात को ध्यान से सुनें, इस पर मनन करें और अपने शब्दों में इसको लिखने की, बोलने की कोशिश करें। यहीं रुक ना जाएं। सबके पास अपनी अपनी अलग तरह की समझ है, सबके पास अपनी बुद्धि है, और मुझे खुशी होगी कि सब अपनी बुद्धि का, समझ का इस्तेमाल करते हुए इस समस्या पर समाज में बात को आगे फैलाएं। दोस्तों, ये जो घटना घटी है अभी मेड़ता क्षेत्र में, या ऐसी जो घटनाएं घटती हैं, आप ये मत मानिएगा कि इतनी ही घटनाएं घटी हैं। ये तो ध्यान में आ गई, ये तो हमारे ध्यान में आ गई है। ये तो एक तरह का लक्षण है किसी बीमारी का, लेकिन अंदर अंदर कितनी घटनाएं घट रही होंगी हम अंदाज भी नहीं लगा सकते। कई लोग शर्म के मारे नहीं कहते, कई बच्चे बोल नहीं पाते हैं, कई बार उनको एक्सप्लेन करना नहीं आता कि हमारे साथ क्या घटना घटी है, लेकिन ये संकेत होते हैं कि समाज में कुछ गंभीर चल रहा है। जैसे अभी अडानी वाले एयरपोर्ट पे कुछ हीरोइन पकड़ी गई है, तो ये मत समझिए कि इतनी सी हीरोइन पकड़ी गई है। आप इसके विस्तार का अंदाज लगाइए कि इतनी सी हीरोइन वहां पकड़ी गई है, जिसको हम कहते हैं बहुत भारी है। कोई कह रहा 9,000 करोड़ की है, कोई कह रहा 21,000 करोड़ की है। आप इस विषय को सेंसेशन की तरह मत देखिए, ये देखिए कि भारत में कितनी ज्यादा हीरोइन आ रही है और कितनी ज्यादा हीरोइन का सेवन हमारे युवा कर रहे हैं। अगर आप इस समस्या की गंभीरता में जाएंगे तो आप इस खबर को ऐसे देखेंगे कि इतनी तो वहां पकड़ी गई है, अब कितनी हीरोइन होगी, कितनी स्मैक होगी जो हमारे समाज में बिक रही होगी और उसका सेवन हो रहा होगा। तो ये जो घटना घटी है, एक घटना नहीं है, ये घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं बहुत घट रही हैं। ये घटना तो ध्यान में आ गई है। अब ये घटनाएं दुष्कर्म की क्यों घट रही है, विशेषकर बालिकाओं और मासूमों के साथ में, उसके 5 कारण आपको बताता हूं। मैंने इस विषय पे बहुत गहराई से अध्ययन किया है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो उनकी तह तक जाने की मैंने कोशिश की अपनी समझ से, और पता करने की कोशिश की है कि ये जो घटना घटी है उस घटना के पीछे क्या कारण रहा होगा। क्यों किसी आदमी की मति इतनी भ्रष्ट हो गई होगी कि उसको इस तरह का घिनौना कार्य करते हुए ना तो शर्म आई और ना उसे डर लगा। वो आदमी इस स्थिति तक कैसे पहुंच गया। जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे, इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। आप कितने लोगों को फांसी देंगे, कितने लोगों को गोलियां मारेंगे। ये पत्तियां काटने जैसा है, बीमारी जड़ में है। तो जब तक हम उस समस्या को समझेंगे नहीं, तब तक हम कुछ भी करें, फांसी दे दो, गोली मार दो। लेकिन हम कहते भी हैं और जरूरी भी है, कानून सख्त जरूरी है,
भारत सरकार ने बनाया भी है, राजस्थान सरकार भी सख्ती से इस कानून का पालन कर रही है, न्यायपालिका भी ऐसे केसेस को बहुत अच्छे ढंग से डील कर रही है, कोई राहत नहीं दे रही है। लेकिन जब वो आदमी ये दुष्कर्म करता है तो उसके दिमाग में इस चीज का डर नहीं रहता है। उसको उस समय नहीं लगता कि ये जो मैं काम कर रहा हूं इससे मुझे फांसी हो सकती है, वो उस समय उस चीज से बाहर होता है। तो कानून का डर जरूरी है, लेकिन कानून के डर से समस्या खत्म हो जाएगी, ये होगा नहीं। आदमी मर्डर करता है, उस समय में उसको ये नहीं सोचता कि ये मर्डर करने के बाद में मेरी क्या हालत होगी, मेरे परिवार की क्या हालत होगी। उस समय वो अजीब सी धुन में रहता है और ये काम कर देता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कानून जरूरी है, सजाएं जरूरी हैं, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि हम जब तक कारणों को नहीं हटाएंगे तब तक समस्या नहीं हटेगी। 5 कारण आपको बताता हूं कि इस तरह की घटनाएं समाज में अब क्यों बढ़ गई हैं। सबसे पहला कारण, ये जो इंटरनेट है, जो मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से जो जानकारियां हमारे खासकर युवाओं के सामने परोसी जा रही हैं, जिस तरह की पिक्चर्स उनको दिखाई जा रही है, जिस तरह के सीन्स उनको दिखाए जा रहे हैं, जिस तरह की अश्लीलता उनके सामने परोसी जा रही है, उसका उनके दिमाग पर असर पड़ता ही है। इस बात को आप नकारिए मत। वातावरण का हमारे दिमाग पर असर पड़ता ही है। आप मंदिर में हैं या किसी वेश्यागृह में है या किसी शराब खाने में है, आप कैसे वातावरण में है इसका प्रभाव आप पर पड़ता है। कोई इक्का दुक्का सन्यासी हो सकता है जो कहता है कि मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अधिकतर मानव वातावरण से प्रभावित होते हैं, ऐसा मनोविज्ञान कहती है। तो ये जो रात दिन हमारे समाज के अंदर वातावरण निर्मित हो रहा है इंटरनेट के माध्यम से, जिस तरह की अश्लीलता खुलेआम परोसी जा रही है, क्या आप सोचते हैं कि युवाओं के दिमाग पर इसका असर नहीं होगा? जिस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं खुलेआम भोंडे अश्लील नृत्यों के माध्यम से, क्या वो युवाओं की मानसिकता को प्रभावित नहीं करते? करते हैं। हम दोगलापन कर सकते हैं कि एक तरफ से जानकारी परोसें और दूसरी तरफ अपेक्षा करें कि आदमी का व्यवहार शालीन और सुसंस्कृत रहे। ऐसा हो नहीं पाएगा दोस्तों, ऐसा हो नहीं पाएगा। हम वाकई में एक गैर जिम्मेदार समाज और सरकार बन चुके हैं। हमारे पास में एक देश है चाइना, उसने ये सब बंद कर रखा है। उसने गूगल बंद कर रखा है, अपने सर्च इंजन है, वो स्पष्ट कहता है कि हमारे युवाओं को, बच्चों को क्या जानकारी चाहिए समाज हित में, सरकार हित में, हम केवल वही उनको परोसेंगे, वही जानकारी उन तक जाने देंगे। होते होंगे अब भी चीन में बलात्कार, मैं मना नहीं करता, लेकिन कम होते हैं। इस तरह खुलेआम अश्लीलता का परोसा जाना चीन में नहीं चल रहा है। और वो भी भारत में समस्या का बढ़ना यूं महत्वपूर्ण है कि एक तरह का रूढ़िवादी समाज है हमारा, अलग अलग तरह की हमारी मान्यताएं हैं, कुंठाएं हैं, और उनके बीच में इस अश्लीलता को परोस दीजिए आप, तो ऐसी खिचड़ी बनती है जानकारी की कि अच्छे बुरे का ख्याल खत्म हो जाता है। दिमाग में रात दिन वही चीजें चलती है। तो पहला कारण क्या है? इंटरनेट के द्वारा परोसी गई अश्लील जानकारियां, अश्लील दृश्य। और यह किसी भी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चों को इस तरह की जानकारी दिखाना, इस तरह का सिनेमा दिखाना, इस तरह के खुलेआम गांवों कस्बों में नृत्य दिखाना, यह किसी तरह की अभिव्यक्ति नहीं है। ये भोंडापन है, घिनौनापन है, गैर जिम्मेदाराना हरकत है। जितना हम लोग इसको और परोसेंगे, हमारा समाज उतना ही ज्यादा विकृत होता जाएगा और आदमी का आदमी पर से विश्वास उठता जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, शराब। दूसरा कारण है शराब।
जब भी ऐसी कोई घटना घटती है तो मैं उस घटना के पीछे ये झांक कर देखने की कोशिश करता हूं कि जो दुष्कर्मी था, जो बलात्कारी था, जो गैंग रेप करने वाले थे, क्या उन्होंने शराब पी थी इस घटना से पहले? अधिकतर घटनाओं में यह मिलेगा। और अगर पुलिस जिम्मेदारी से इसका शोध करे, रिसर्च करे, तो वो ये पाएगी कि ऐसी घटनाएं अक्सर शराब के नशे में होती है। ये जो अभी 3 दिन पहले घटना हमारे पड़ोस में घटी है, इसमें भी जिस व्यक्ति ने 7 वर्षीय मासूम का दुष्कर्म किया था वो शराब पिए हुए था। दिल्ली में जो चर्चित कांड हुआ था, निर्भया कांड, उस कांड से पहले भी उन 4 बदमाशों ने शराब पी थी और उन्होंने ये काम शराब के नशे में किया था। अधिकतर ऐसी घटनाओं के पीछे शराब या कोई नशा जरूर होता है। रिसर्च करेंगे तो और पता चलेगा हर घटना के पीछे कारण क्या थे। घटना के बाद में पकड़ लीजिए, फांसी दे दीजिए, जेल में डाल दीजिए, ये परमानेंट इलाज नहीं है। उसके पीछे जाने की जरूरत होती है। अपराध की सजा दिलवाने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अपराध का नियंत्रण करना। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग हमेशा से उपेक्षित करते हैं। जैसे बीमार होने के बाद में इलाज करना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि ऐसी स्थितियां पैदा करना जिससे व्यक्ति बीमार ना पड़े। इसको प्रिवेंटिव हेल्थ बोलते हैं। हम भारत में केवल इलाज की तरफ ध्यान देते हैं, चाहे बीमारी का इलाज हो, चाहे अपराध का इलाज हो। उसकी रोकथाम को उपेक्षित करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। तो दूसरा कारण है शराब। ये जो शराब का नशा है, वो नशा इन दुष्कर्मों को बढ़ाता है। हालांकि शराब के नशे से और भी कई बीमारियां होती है। एक्सीडेंट्स अधिकतर शराब के नशे में होते हैं, लड़ाई झगड़े शराब के कारण होते हैं, अपराध इसके कारण होते हैं, घर बर्बाद इसके कारण होते हैं, घरेलू हिंसा इसके कारण होती है। लेकिन इस दुष्कर्म के पीछे भी शराब का नशा जरूर रहता है। मैं ये नहीं कहता कि शराब जितने भी लोग पीते हैं वो खराब लोग होते हैं, लेकिन शराब पीने के बाद में जो खराब व्यक्ति है उसको समाज का, सरकार का, कानून का डर खत्म हो जाता है, ऊपर का कंट्रोल खत्म हो जाता है, और फिर उसके अंदर का जो बुरा व्यक्ति है वो उभर कर बाहर आता है और वो ऐसी घटना को अंजाम दे देता है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इस बात को स्वीकार करने के अलावा कि शराब भी एक कारण है जो दुष्कर्म को बढ़ावा देती है। तीसरी चीज, सामाजिक नियंत्रण का अभाव। धीरे धीरे समाज में जो सोशल कंट्रोल था समाज का, वो खत्म होता जा रहा है। 8 बजे के बाद में विशेषकर युवा लड़के क्या करते हैं, इसके ऊपर समाज का कोई नियंत्रण नहीं है। इस समय क्या करते हैं बच्चे, कहां घूमते हैं, 3-3 लोग मोटरसाइकिल पे बैठे हुए, मोबाइल लिए हुए, कहां घूमते हैं, इस पर अब समाज का कंट्रोल, परिवार का कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। परिवार को पता नहीं होता, समाज के लोगों की हिम्मत नहीं है कि जहां पर ये लोग इकट्ठा होकर इस तरह की चर्चाएं आपस में करते रहते हैं, उस पर किसी तरह का कोई कंट्रोल हो। बिल्कुल नियंत्रण ही खत्म हो गया। समाज के बुद्धिजीवी ने, समाज के बड़े लोगों ने हार मान ली। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, एक ही बात है। उनको ऐसा लगता है जैसे हर काम सरकार और पुलिस करे। जैसे स्कूल में जा रहे बच्चों के बारे में वो सोचते हैं सब टीचर करे, हम क्या करेंगे। माता पिता के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, बच्चों के साथ बैठने की, उनसे बातें करने की, उनको अच्छी शिक्षा देने की, उनको गलत काम करने से रोकने की। वो नहीं करते, टीचर करे। टीचर कुछ नहीं करते साहब, टीचर कुछ नहीं करते। माता पिता के रूप में आप क्या करते हो, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, आप उनके साथ कितना शेयर करते हो, आप उनको कितने ठीक संस्कार देते हो। बिल्कुल नहीं। तो सामाजिक नियंत्रण का पूरा अभाव है। मैं रात में जब भी ऐसे बच्चों को देखता हूं घर से बाहर घूमते फिरते, तो मुझे डर लगता है उनको देख के। पता नहीं क्या बातें कर रहे होंगे, पता नहीं इनके दिमाग के अंदर क्या चीजें चल रही होंगी सर। और फिर उन्हीं में से कोई एक निकल के आता है एक दिन कि आज उसने इस घटना को अंजाम दे दिया।
सामाजिक नियंत्रण का अभाव ये कारण है, और गैर जिम्मेदार माता पिता ये चौथा कारण है। पांचवां कारण एक बेचैनी है युवाओं में। इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले इस चौपाल को अभी देखने वाले साथियों से, और जो मेरा रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनसे मेरा आग्रह रहेगा, इस बात को समाज के अधिकतर लोगों तक पहुंचाने के लिए आप मदद करें मेरी, और इसे शेयर करें। आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक ये बात जाएगी, और अच्छी चीज़ों को ज़्यादा लोगों तक फैलाना बहुत मुश्किल होता है। आप इसमें मदद करिए। अगर यहाँ पर कोई अश्लील सामग्री होती तो मुझे किसी को शेयर करने को कहने की ज़रूरत ही नहीं होती, अपने आप शेयर हो जाते। कभी भी देख लीजिए, कोई अच्छी क्लास है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, उसको देखिए उसके कितने व्यूज़ हैं, और एक अश्लील सामग्री का व्यू देखिए, मिलियंस में, लाखों में। अच्छी चीज़ को फैलाने में जोर आता है। आपसे आग्रह है कि आप इस बात को, जो मैं कह रहा हूं, इस बात को आगे से आगे फैलाएं और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। पांचवां कारण मैं आपको बता रहा था, बेचैनी। आज के युवा वर्ग में एक अजीब तरह की बेचैनी है। उस बेचैनी को वो बहुत हद तक पहले कभी गुटखा खाकर मिटाता था। युवा वर्ग है, एनर्जी है बहुत ज्यादा, और उस बेचैनी को मिटाने के लिए वो गुटखा खा लेता था, या फिर उसको मिटाने के लिए बैठे बैठे क्रिकेट का मैच ही देखता था। और आजकल वो मोबाइल से माथा मार रहा है, दिन भर पागलों की तरह मोबाइल के साथ लगा हुआ है। जितना डेटा आप दे दो, 2 GB का, 3 GB का, शाम तक खत्म। बार बार जेब से निकाल के मोबाइल को देखता है। और युवा क्या देखता है, बड़े बुजुर्ग भी इस लत के शिकार हो चुके हैं। वे भी यही कर रहे हैं, दिन रात जैसे बेचैन है, जैसे उन्होंने 1 घंटे तक अगर मोबाइल को नहीं देखा तो पागल हो जाएंगे। और अगर एक दिन आपने इंटरनेट खत्म कर दी, रोक दी, तो उनका क्या हाल होगा वही जानते हैं। कोई डिसिप्लिन नहीं है कि हम सुबह 2 घंटे या शाम को 1 घंटे कुछ सेलेक्टेड प्रोग्राम देखेंगे, कुछ सेलेक्टेड जानकारियां देखेंगे, सेलेक्टेड हमारे ग्रुप्स होंगे जिनमें अच्छी जानकारियां होंगी, वो हम शेयर करेंगे। ऐसी कोई शिक्षा नहीं है, ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं है। और अनाड़ी लोगों के हाथ में हथियार पकड़ा दिया। जैसे कोई बंदूक चलाना नहीं जानता हो, उसको आप पकड़ा दो तो मिस फायर करेगा इधर उधर, या खुद को गोली मार लेगा। जो गाड़ी चलाना नहीं जानता उसको आप गाड़ी दे दो, वो एक्सीडेंट करेगा। तो ऐसे आपने मोबाइल और इंटरनेट पकड़ा दिए, लेकिन बताया नहीं कि इसका सदुपयोग कैसे किया जाए। तो बेचैनी मिटाने के काम में ये चीज आ रही है। अब ये जो बेचैनी है, इस बेचैनी में जब ये इंटरनेट का मसाला घुस जाता तो ये कॉकटेल बनती है। बेचैनी, समाज के नियंत्रण का अभाव, माता पिता का नियंत्रण नहीं, फिर शराब, फिर इंटरनेट, ये कॉकटेल बन जाती है। शराब वाली भाषा में बोलते हैं कॉकटेल। खतरनाक नशा चढ़ता है उसका। तो ये बेचैनी भी अधिकतर गलत कामों के रूप में प्रकट होती है। ये दुष्कर्म ही एक गलत काम नहीं है, नशा करने लग जाते हैं बेचैनी के अंदर। उस बेचैनी को मिटाने के लिए तरह तरह की दवाइयां खोज ली उन लोगों ने। ये चाटने से बेचैनी मिटेगी, इसको फूंकने से बेचैनी मिटेगी। ये इसके 5 कारण हैं दोस्तों, जिनके कारण से अभी समाज में दुष्कर्म बढ़ रहे हैं। दिल्ली और जयपुर में बैठे बुद्धिजीवियों का दिमाग अलग तरह से काम करता है। वो इस समस्या को अपने एंगल से देखते हैं। उनके समाधान भी इसी तरह के हैं। वो समाधान आप 50 साल चलाइए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं समाज में। अब मान के चलिए कि अगर आप कहें कि कोई सीधा समाधान बता दीजिए, तो सीधा समाधान नहीं है। हमारा समाज अधिकतर यही चाहता है कि हमको सीधा समाधान बताया जाए। हमको ऐसा समाधान बताया जाए कि हम शराब भी पीते रहे, हमारा लीवर खराब नहीं हो। हमको ऐसा समाधान बताओ हम खूब सारी सिगरेट पीते रहें और हमको
फेफड़े खराब नहीं हो, कैंसर नहीं हो, ऐसा समाधान बताओ, ऐसी कोई गोली बता दो। ये भारतीय समाज अक्सर ऐसे समाधान ढूंढने की कोशिश में रहता है। तभी इन्होंने समाधान ढूंढ रखा है इस समस्या का। पुलिस कुछ नहीं करती है। विपक्ष के लोग कहेंगे असुरक्षा है पूरे राजस्थान में, जैसे उनके टाइम में तो भारी सुरक्षित था राजस्थान। उनको यही भाषा आती है। कोई भी घटना घटेगी 2-3 दिन तक रोना धोना, बस। इससे आगे हम क्या करें, हमारा समाज क्या करे, हम बैठ के इस समस्या का समाधान कैसे करें, ये ना तो पॉलिटिकल पार्टीज का कोई विषय रहा है और ना पॉलिटिकल लीडर्स को ये बात समझ में आती है। कहीं भी कुछ घट जाए घटना, पहले घटना घटती थी, अभी वाले मुख्यमंत्री कहते देखो समाज में पुलिस कुछ नहीं कर रही है, लापरवाह है। अभी कुछ हो रही है तो विपक्ष वाले शुरू हो जाते हैं। होता यही है कि इसके कारण से ये समस्या खत्म नहीं हो रही है, तो इसलिए हमको स्थायी समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। 5 मैंने आपको कारण बताए, 5 प्रभाव जो हमारे समाज पर पड़े हैं दुष्कर्म के कारण। आप और हम सब समाज में रहते हैं, आप अच्छे से समझ जाएंगे मेरी बात को। क्या ऐसे प्रभाव पड़ रहे हैं दुष्कर्मों से? सबसे पहला, समाज में डर और असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है। डर और असुरक्षा खासकर बच्चियों को लेकर। जिनके घर में बच्चियां हैं वो परिवार सहमे सहमे से, डरे डरे से रहते हैं। ऐसी कोई भी एक घटना घटती है, उस घटना का लाखों परिवारों पर असर पड़ता है। मानव मानव से डर रहा है, ये कोई कम बात है। हिंसक जानवरों से डरना ठीक था कि शेर या दूसरे हिंसक जानवर आसपास हो तो मानव अपने आप को बचाने की कोशिश करता था, लेकिन मानव मानव से डर रहा है, और वो भी इस तथाकथित सभ्य समाज में। ये बहुत खतरनाक बात है। डर और असुरक्षा बच्चियों को ले, ऐसे उनको ऐसा लगता है जैसे हम यहां इस समाज में क्यों हैं, क्यों हमारे घर में बच्चियां हैं, कैसे इनको बड़ा करेंगे, कैसे इनको बचा के रखेंगे। ये जो डर है उससे ग्रसित हैं लाखों लाख परिवार। एक ऐसी घटना होते ही, अखबार में पढ़ते ही, वो किसी को नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके अंदर जैसे उनकी पूरी पीठ के अंदर सर्दी घुस जाती है। ऐसा लगता है। तो पहला प्रभाव तो पड़ता है डर और असुरक्षा का भाव, खासकर उन घरों में जिनके घर में बच्चियां हैं। दूसरा, लड़कियों की कम संख्या इसके कारण है, असुरक्षा के कारण है। हम समाज में लड़कियों की कम संख्या को लेकर बहुत चिंता करते हैं, लेकिन अधिकतर को समाधान यही लगता है कि अगर पेट में लड़का लड़की है, इसकी जांच नहीं होने दी जाए तो समाज में लड़कियां बढ़ जाएगी। फिर वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वो सारे ढकोसले, ये योजना, राजलक्ष्मी योजना, वो योजना, ये पत्तियां काटने वाला मामला है। अंदर में दर्द ये कि कोई आदमी लड़की क्यों नहीं चाहता है, कोई परिवार लड़की होने से क्यों बचना चाहता है। अब ठीक है, जिसके परिवार में पहले से 2 लड़कियां हो गई हैं, वो तो लड़के की चाहत में और बच्चे पैदा करेगा, लेकिन जिनके यहाँ पहले से 1 लड़का है, 2 लड़का है, उनका आप क्या करोगे? वो रुक जाएंगे वहीं पे, नहीं अब कुछ नहीं चाहिए भैया, अगर लड़की हो गई तो फिर उसको सुरक्षा देना, उसको बड़ा करना चुनौती है। मैं लड़कियों की कम संख्या के पीछे इसको सबसे बड़ा कारण मानता हूं। जो लोग नहीं जानते गहराई से इस विषय को, वो कहते रहते हैं दहेज की समस्या के कारण है, लड़का लड़की में भेद है, लड़का परिवार को आगे बढ़ाया, ये सारी छोटी छोटी बातें। मूल बात यही है कि अगर मेरे घर में 2 लड़के हैं, मुझे किसी भी प्रकार की सुरक्षा की चिंता नहीं है। अगर लड़कियां हैं तो मेरी सुबह और शाम पूरी अनुशासित रहती है, मुझे कब घर में आना है, कब लॉक लगाना है, कब सावधान रहना है, कब मेरे बच्चों को बाहर जाना है, कब बच्चियों को घर पे समय पर आना है। ये सारी बातें, ये सारी चिंताएं। और अगर मैं किसी पड़ोसी को इन चिंताओं से ग्रस्त देखता हूं तो मैं पहले से तय कर लेता हूं, भैया बच्चियां नहीं चाहिए। लड़कियों की कम संख्या, ये इसका एक प्रभाव है ऐसी घटनाओं का, क्योंकि डर लग जाता है उससे। तीसरी बात, इससे समाज का घिनौनापन सामने आता है। ऐसी घटनाएं घटने से मानव समाज का घिनौनापन सामने आता है,
शर्म आती है कि ये मानव समाज है और इसमें इस तरह के काम भी होते हैं। जानवर भी नहीं करते ऐसे, जानवर अपनी दुनिया में रहते हैं, वो इस तरह की घटनाएं नहीं करते। ये जानवरों से भी गए बीते हो जाना, ये जानवरों से भी गए बीते हो जाना, ये घिनौनापन है, गंध आती है इसको सुन के। ये प्रभाव पड़ता है कि किस तरह का समाज हो गया जिसमें हम लोग रह रहे हैं। चौथी चीज सांस्कृतिक है। हमारे श्लोकों में कई बार हम पढ़ते हैं, यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमन्तु देवता। मुझे एग्जैक्टली ठीक से नहीं आता है, लेकिन कहते हैं कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस समाज में, जिस देश में नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। इसका अर्थ यह है कि वहाँ समृद्धि होती है, वहाँ शांति रहती है, सुख रहता है, सब तरह का आराम रहता है। यह उस भारत में कहा गया था किसी समय में, जिस भारत में आज नारी को लेके सबसे अधिक असुरक्षा है पूरी दुनिया में। आप यूरोप में चले जाइए, अफ्रीका में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, चीन में चले जाइए, नारी को लेकर इतनी असुरक्षा का भाव किसी दूसरे देश में नहीं है। ये तथाकथित दोगलापन हमारा, कि हमारे शास्त्र कुछ अलग कहते हैं और व्यवहार में हम अलग तरह के लोग हैं, ये क्या कहता है? इससे पता लगता है कि हमारा सांस्कृतिक जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। ऐसे देश में हम निवास करते हैं जहां पर 75 साल की तथाकथित आज़ादी, तथाकथित अमृत महोत्सव के बाद भी कोई दो लड़कियां मोटरसाइकिल लेके किसी रेलवे स्टेशन पर जाके लड़कों की तरह चाय पी के नहीं आ सकती। जहां इस तरह से लड़कियां 9 से 12 का पिक्चर का शो देख कर नहीं आ सकती। उस देश में या तो मुझे लग रहा कि इस तरह के शास्त्र पढ़ाए जाने बंद कर देना चाहिए, और या फिर उनको धरती पे, धरातल पे उतारना चाहिए। और पांचवी बात, ये जो दुष्कर्म और बलात्कार की घटनाओं से असुरक्षा फैलती है, उसके कारण से लड़कियों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ता है, विशेषकर गांवों में। विशेषकर गांवों में लड़कियों की शिक्षा आगे नहीं बढ़ पाने का यह भी एक बड़ा कारण है असुरक्षा। और गांव में तो दो तरह की समस्या है, असुरक्षा के साथ में इज्जत खराब होने का डर और साथ है, मरने जैसा हो जाए। उस सब से बचने के लिए अधिकतर राजस्थान के गांवों में बच्चियों को 8वीं से आगे नहीं पढ़ाते हैं। ये सिर्फ जो बच्चियां पढ़ती दिखाई दे रही हैं आपको, ये शहर की बच्चियां हैं। कभी कभार गांव से बच्चियां पढ़ जाती हैं किसी तरह से, या तो बिल्कुल पत्थर को धकेल के पढ़ जाती है, या फिर उनके माता पिता के पास कुछ साधन होता है, उसका हम बड़ा बड़ा महिमा मंडन करते हैं। लेकिन उनके पीछे लाखों ऐसी बच्चियां हैं जो 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाती है, केवल इसी कारण से कि उनके माता पिता उनको उस गांव से दूसरे गांव में भेज नहीं सकते आगे की शिक्षा के लिए, और ना वो शहर में भेज सकते हैं। 8वीं लास्ट होती है, और अगर गांव में 10वीं, आजकल कई गांव में 10वीं की पढ़ाई होने लगी है, तो 10वीं लास्ट है। उससे आगे नहीं पढ़ती बच्चियां। क्यों नहीं पढ़ती? क्या दिक्कत है माँ बाप को? एक गांव से दूसरे गांव में अगर लड़की चली जाती है 3 किलोमीटर दूर साइकिल लेके, तो क्या दिक्कत है? ये जो सरकारें कहती है कि हम साइकिलें दे देंगे, स्कूटी दे देंगे, इनको नहीं पता गांव की स्थिति क्या है। ये सोचते हैं साइकिल नहीं है बच्चों के पास, इसलिए वो दूसरी स्कूल में नहीं जा पा रही है। अरे बंधुओं, तुम समाज में रहते हो, पूछो कभी गांव वालों से जाके कि साइकिलें देने के बाद भी तुम दूसरे गांव में बच्चियों को नहीं भेज रहे हो, क्या कारण है? वो कहेंगे डर लगता है, डर लगता है कोई घटना ना घट जाए। नंबर 1, कोई दुष्कर्म बलात्कार की घटना ना घट जाए, और डर लगता है कि कोई ऐसी बात नहीं हो जाए कि हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। ये 5 प्रभाव हैं जो ऐसी घटनाओं से समाज पर पड़ते हैं। मैं फिर से अनुरोध करूंगा जो साथी अभी मेरे साथ चौपाल में हैं उनसे कि इस बात को
गंभीर बात को आगे पहुंचाने में हमारी मदद करें और अभी शेयर करें, और जब बाद में इसका रिकॉर्डेड वर्जन देखें तब भी शेयर करें, अपनी भाषा में लिख के लोगों को समझाएं कि ये जो घटनाएं घट रही हैं उसके ये 5 कारण हैं, उसके ये 5 प्रभाव हैं और ये 5 समाधान हैं जो अभिनव राजस्थान की योजना में शामिल हैं, और हम इनका सहयोग करें, इस बात को आगे बढ़ाएं। कई लोग हमको कह सकते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं अभिनव राजस्थान पार्टी के रूप में, तो अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बातें कर पाएंगे। हमारे पास क्या है करने को, बताइए। हम जाके नुक्कड़ नाटक कर लें बस, जिससे समस्या का समाधान होगा नहीं। जो हमारे आलोचक हैं वो कई बार कह देते हैं आप क्या कर रहे हैं, हम क्या करें, हमारे पास क्या है, बताइए। ये काम सरकार को करना होता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार जब आगे बढ़ती है तो समाज साथ में हो जाता है। आज हम आगे बढ़ेंगे तो समाज हमारे साथ नहीं बढ़ता है, हमारे पास इतने साधन नहीं है। हम ये काम तभी कर पाएंगे जब समाज के लोग हमारे साथ खड़े होंगे। इसलिए हम योजना बता रहे हैं। ऐसी योजना आपको कोई दूसरी पार्टी नहीं बता रही है, उनके पास कोई योजना नहीं। उनके पास एक ही मंथन है कि अगर ये सत्ता में से निकले तो हम कैसे सत्ता में आए, इसी बात का वो लोग मंथन करते हैं। समाज को हम क्या दें, राजस्थान को हम कैसे आगे बढ़ाएं, इसकी बात ही नहीं करते। अभी जो बैठे हैं सत्ता में वो ये सोचते हैं हमारी सत्ता कैसे बनी रहे, इस पर मंथन करें। कभी आप उनके अखबार में खबर देखिए कि उनके बीच में क्या डिस्कशन हुआ। उनका डिस्कशन ये हुआ कि सत्ता में वापस कैसा आया जाए, और जो बाहर है वो कह रहे हैं हम सत्ता में कैसे आ जाएं। और कोई डिस्कशन नहीं है। खेती कैसे अच्छी हो जाए, नारी सुरक्षा कैसे ठीक हो, गायों के लिए किस तरह बेहतर इंतजाम हो, बात ही नहीं करते। अभिनव राजस्थान में जो 5 समाधान होंगे, स्थायी समाधान, इन दुष्कर्म और बलात्कार की घटनाओं को कम करने के लिए, मैं नहीं कह रहा हूं बिल्कुल स्वर्ग बना देंगे, उनको कम करने के लिए, और नारी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम लोग 5 कदम उठाएंगे, जिसका पहले भी हम लिखित में दे चुके हैं और अब भी लिखित में देंगे। ये काम 5 हम करेंगे, गारंटी से करेंगे। सबसे पहला, हम राजस्थान में पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे। पूर्ण का मतलब पूर्ण। आलोचक निंदक कहते रहे कि गुजरात में भी शराबबंदी है, क्या फर्क पड़ता है, वहां पर भी शराबबंदी, क्या फर्क पड़ता है। कभी आप गुजरात में जाकर देखिए कैसे महिलाएं अहमदाबाद में आपको रात को 12 बजे अकेली ऑटो में अपने घर जाती मिल जाएंगी। वहां इस तरह जगह जगह नहीं लिखी दुकान इधर है, तेरा ध्यान किधर है। तो ना तो कोई ज्यादा दुकानें हैं, ना ज्यादा पीते हैं। जो भी पीते हैं चुपके पीते हैं, क्योंकि उनको पता है अपराध है, पीना अपराध है। इस कारण से वो पीने का जो भाव है वो कम हो जाता है, डर बैठ जाता है, पिएंगे तो अपराध है। हम उससे भी अच्छी व्यवस्था करेंगे राजस्थान में, और शराब का पूर्ण बंदी करेंगे। हमें इस तरह का 10,000 करोड़ रुपया, गंदा 10,000 करोड़ रुपया नहीं चाहिए। यह अभिनव राजस्थान की योजना में पहले से शामिल है, हमेशा शामिल रहेगा। इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हमें शराब पीने वालों से कोई शिकायत नहीं है। अच्छे लोग भी हैं, वो शराब पीकर ऐसा कोई गलत काम नहीं करते हैं, अच्छे लोग भी हैं। लेकिन एक बार की इस शराब को समाज से हटाना पड़ेगा, कम से कम 3 वर्षों के लिए हटाना पड़ेगा, जब तक समाज समझ ना जाए। इंग्लैंड में शराब पीते हैं लोग, हर जगह पीते होंगे, लेकिन तब तक दूसरे काम हो गए उनके। वो जो काम मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे काम हो जाएं, फिर कोई दिक्कत नहीं। तब तक हो सकता है लोगों की शराब की आदत ही छूट जाए। शराबबंदी पर मैं अलग से आपको बताऊंगा कि हमारी शराबबंदी की योजना कैसे पुख्ता होगी। हम केवल ये नहीं करेंगे शराब बंद करेंगे, शराब बंद करके शराब पीने की आदत कैसे छुड़वाई जाए और शराब पीने का मन में कैसा नहीं आए, वो करेंगे। दूसरा, और शराब की बात मैंने क्यों कही, इसलिए कही कि जितने भी अपराध घटित हो रहे हैं उनके पीछे में शराब अनिवार्य रूप से है। 100 में से 99 केस में अपराधियों ने शराब पी रखी। जब आपको पता है इस कारण से हो रहे हैं तो उसको रोकना पड़ेगा। आपको नहीं शराब चलने दो और उसके बाद दुष्कर्म रोक दें, इंटरनेट पे सामग्री चलने दो दुष्कर्म रोक दें, तो असंभव है भाई। मैंने कहा था आपको, मानव अपने वातावरण से बहुत अधिक प्रभावित होता है। जैसा वातावरण दोगे वैसा बन जाएगा। वातावरण दोगे चोर बन जाएगा, वातावरण दोगे तो पुलिस में चला जाएगा। जैसा वातावरण दोगे वैसा बन जाएगा, ऐसा मनोविज्ञान कहती है। अब आप उस बात को झुठला के कोई समाधान ढूंढना चाहेंगे तो इस मुगालते में आप एक और पीढ़ी को खराब कर सकते हैं और देश अंदर ही अंदर से खोखला हो सकता है। सबसे पहली शराबबंदी। दूसरा, इंटरनेट पर नियंत्रण राजस्थान की सरकार नहीं कर पाएगी।
इसलिए हम लोग केंद्र की सरकार पर बहुत अधिक दबाव बनाएंगे कि ये जितने भी सर्च इंजन्स हैं जो युवाओं के सामने इस तरह की जानकारियां परोसते हैं, उनको बंद किया जाए। और हम न्यायपालिका की शरण भी लेंगे कि अगर केंद्र की सरकार ऐसा कुछ नहीं करती है तो आप उनको बाध्य करिए। हम पूरे देश में माहौल बनाएंगे, राजस्थान से शुरू होकर पूरे देश में माहौल बनाएंगे कि जिस प्रकार से चीन ने नियंत्रण किया इस पर वैसा नियंत्रण करो। या तो इस गूगल वाले को बोल दो कि भाई अगर तुमको भारत में धंधा करना है तो ये सब सामग्री तुमको अपने उससे हटानी पड़ेगी। तुम एक व्यक्ति, गूगल वाले, तुम एक व्यक्ति पैसा कमाते हो, इस चक्कर में करोड़ों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। मान जाओ, तुम कहां लेकर जाओगे इतना पैसा? गूगल वाले को समझाएंगे, मान जाओ, क्यों मरवा रहे हो लोगों को? तुम्हें क्या मिल रहा? तुम एक आदमी हो और अच्छी चीजें परोस के भी तो पैसा कमा सकते हो। ये सब नहीं। तीसरा, मैंने आपको बेचैनी की बात कही थी। युवाओं में बेचैनी बहुत ज्यादा है, उसको कम करना पड़ेगा। हम खेल कूद और संगीत, इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा देंगे। जब खेल कूद होगा, अच्छा संगीत होगा। संगीत का मतलब ये जो भोंडे नृत्य चल रहे हैं ये नहीं, असली नृत्य चल रहे हैं ये नहीं, अच्छा वाला शास्त्रीय संगीत, अच्छे वाला लोक संगीत, खेल कूद, इस सब को बहुत ज्यादा बढ़ावा देंगे और उनका महत्व पढ़ाई के बराबर करेंगे, ताकि युवाओं के अंदर जो बेचैनी है वो नकारात्मकता की तरफ ना जाके सकारात्मकता में जाए। वो दुष्कर्म ना करे, वो कहे कि मैं सुरक्षा दूंगा, इसे मेरी जिम्मेदारी है सुरक्षा देने की, अगर मैं खड़ा हूं तो मैं ऐसी घटना को होने नहीं दूंगा। और जब समाज के अधिकतर लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे कि हम खड़े हैं ना सुरक्षा अधिकारी, फिर पुलिस की क्या जरूरत है? पुलिस तो 5% लोगों के लिए है। तो ऐसा हम लोग करेंगे। चौथी चीज, हम समाज में व्यापक चर्चा करवाएंगे। ये संवाद खत्म हो गया है, मोहल्लों में इस पर बातें नहीं हो रही है। हम मोहल्लों में ये बातें चलाएंगे, बैठ के चौपालों पे बातें करो कि इस तरह की घटना होती, ठीक है, इस तरह से बच्चे इधर उधर भागते फिर रहे हैं रात को ही, ठीक है। हम समाज में संवाद बढ़ाएंगे। अभी समाज में संवाद रुक गया है, डिस्कशन रुक गया है। ये जो बलात्कारी, ये जो दुष्कर्मी आते कहां से? समाज के अंदर से ही आते हैं ना, ये कोई विदेश से तो नहीं आते हैं। और ये कैसे पनपते हैं, कहां से आते हैं? इसी कारण से आ रहे हैं कि समाज में संवाद खत्म हो गया है, कम्युनिकेशन खत्म हो गया है, डिस्कशन खत्म हो गया है, गाइडेंस काउंसलिंग खत्म हो गई है। ये फिर से समाज की चौपालों से शुरू करना पड़ेगा। हर मोहल्ले में मीटिंग करनी पड़ेगी इस बात को लेके कि हम जब बस में बैठ के जाते हैं और वहां उस पूरी बस में अगर एक अकेली लड़की यात्रा कर रही है तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। हम अगर ट्रेन के डिब्बों में यात्रा कर रहे हैं और वहां पर 2 लड़कियां जा रही हैं अपने घर से पढ़ने के लिए तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। ये बात हर जुबान पर चढ़नी चाहिए। और उसके बाद देखिएगा आप किस तरह से माता पिता राहत की सांस लेते हैं कि अब डर नहीं है, पूरा समाज ही सुरक्षा का घेरा बना के खड़ा हो गया है। और ये करना पड़ेगा दोस्तों। आज यूरोप के देश समृद्ध बने तो इसी कारण से बने, उन्होंने अपने माथे पे जिम्मेदारी ली देश को संभालने की। सरकारें सभी काम थोड़ा ही करती है। और 5वीं बात, ये जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और जो कॉलेज में पढ़ते हैं, इन बच्चों में नई चीजें सीखने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। ये लोग बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बुरी चीज भी बहुत जल्दी पकड़ते हैं, अच्छी भी बहुत जल्दी पकड़ते हैं। आप इनके हीरो सुभाष चंद्र बोस को और भगत सिंह को बना सकते हैं तुरंत, और आप गुंडों को भी इनका हीरो बना सकते हैं, गैंगस्टर को इनका हीरो बना सकते हैं। इसलिए जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वो कहां से रिक्रूटमेंट करते हैं, कहां से पकड़ते हैं बच्चों को, नए लोग कहां से पकड़ते हैं? क्योंकि जो 30-40 साल का हो गया वो उनके चक्कर में नहीं आएगा, वो तो पक गया है। इसलिए वो सारे बच्चों पर ध्यान देते हैं। कहीं भी आतंकवादी संगठन चलते हैं उनका ध्यान रहता है कि छोटे बच्चों को इस तरफ लो। जो समाज को बांटने का काम करते हैं वो भी बच्चों को सबसे पहले प्रभावित करते हैं। इनको पकड़ो, इनके दिमाग में जहर घुसाओ। बड़े आदमी में जहर घुसता नहीं है, उसकी धारणाएं बन जाती है, सीख भी जाता है, उसको समझ में भी आने लगता है कि मुझको भटकाया जा रहा है। तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे, इन बच्चों को नारी सुरक्षा के लिए हम लोग तैयार करेंगे। नारी का सम्मान करना, नारी की सुरक्षा करना, ये तुम्हारा फर्ज बनता है, उनको तैयार करेंगे। और जो कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे, उनको तैयार करना है।
इस प्रकार की कक्षाएं, इस प्रकार का खुला डिस्कशन, इस प्रकार की खुली डिबेट्स, ये हम लोग करवाएंगे अभिनव राजस्थान में। और अभी की सरकारें करती है तो हम उनके साथ सहयोग करेंगे अगर वो ऐसा करना चाहें, क्योंकि हम लोग ये सारी बातें इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमको जब जनता सरकार का काम सौंपेगी तब हम करेंगे, तब हमारा नाम होगा, हम इस चक्कर में नहीं है। हम तो अभी से खुली बातें कह रहे हैं कि कोई भी सरकार जो काम कर रही है भारत में या राजस्थान की सरकार, हमारी बातों को उठाए और अपने नाम से लागू कर दे। हमें नाम वाम की टेंशन नहीं है। हम तो हमारा फर्ज समझते हैं कि हम समाज के सामने विषय रख रहे हैं। आप इसमें से उठाइए, कर दीजिए, अपना नाम रंग दीजिए, अखबार में लिख दीजिए कि आपने सोचा है। अभी चल भी रहा है। हमारी खूब सारी योजनाओं को राजस्थान की सरकार अपनी योजनाएं कह के प्रदर्शित कर रही है। हमने कर दिया तो करे। हमारे एक साथी हैं संदीप जी जालोर के, संदीप जोशी, बस्तों का बोझ कम कैसे किया जाए, ये ओरिजिनल आइडिया उनका है। लेकिन सरकारें कह रही हम लागू कर रहे हैं, हमने किया, उनको क्रेडिट नहीं दे रहे। क्या फर्क पड़ता है, उनका तो काम हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरे पास भी खूब सारे जो आइडियाज हैं वो मेरे अपने नहीं है, मुझे किसी ने दिया है। लेकिन चलता रहता है सर। हम तो खुली बातें इसलिए कह रहे हैं कि हमारी बातों को लागू कर लें और इन बातों को अमल में ले आए। हम उनका धन्यवाद करेंगे, हमें अच्छा लगेगा। हम तो बहुत पॉजिटिव लोग हैं, नाम वाम के लिए मरने वाले लोग भी नहीं है। ये 5 समाधान अभिनव राजस्थान के हैं। पहला शराबबंदी, दूसरा इंटरनेट पर नियंत्रण, तीसरा खेल कूद और संगीत को बढ़ावा देना ताकि युवाओं की बेचैनी कम हो और समाज में व्यापक चर्चा हो इस विषय पर। और 5वां, स्कूल और कॉलेज में खासकर जो एडोलसेंट्स हैं, बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, किशोर अवस्था के और कॉलेज के, उनको इस बात के लिए शिक्षित किया जाए कि नारी का सम्मान करना कितना जरूरी होता है। कोई नहीं कर रहा है, किसी स्कूल में ये क्लासेस नहीं लग रही है, किसी कॉलेज में नहीं लग रही। अब बच्चे बेचारे क्या करें, इस तरफ तो कोई शिक्षा हो नहीं रही है, ना तो शिक्षक इस चीज को पढ़ा रहे हैं क्योंकि सिलेबस में नहीं है, ना कॉलेज में कुछ पढ़ा रहे हैं ऐसा। अब उनके सामने ये जानकारी आ रही है कि नारी एक उपभोग की वस्तु है। उनके हीरो भी ऐसे ही है जो नारी की इज्जत कम करते हैं और पूरी अश्लील सामग्री में उनको नारी उपभोग की वस्तु के रूप में दिखाई देती है। बस कहीं पे भी पुरुष उपभोग की वस्तु के रूप में दिखाई नहीं देता, नारी दिखाई देती है। तो उनके मन में क्या धारणा बनेगी? वो छोटे बच्चे, उनको क्या पता। ये 5 समाधान है जो अभिनव राजस्थान की योजना में। मैं उम्मीद करता हूं, पूरी अपेक्षा करता हूं कि इस लाइव को जो लोग बाद में देखेंगे वो इस बात को बहुत आगे बढ़ाएंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे। अगर उनको लगता है इसमें से कोई चीज उनको कहनी है तो वो अपना वीडियो बना के लोगों के सामने रखेंगे ताकि ये अच्छी बात लोगों तक जाए और समाज में एक चिंतन प्रारंभ हो। मैं रिपीट कर देता हूं कि समस्या का समाधान तभी हो पाएगा जब उस समस्या को हम समझेंगे, उसकी तह तक जाएंगे। जब तक उसको समझेंगे नहीं, उसकी तह तक नहीं जाएंगे, हम उस समस्या का समाधान नहीं करेंगे, बल्कि उस समस्या को बढ़ने में मदद करेंगे। ये बात भारत के समाज को, राजस्थान के समाज को स्वीकार कर लेनी चाहिए। सारी समस्याएं जो भी समाज को खाए जा रही है चारों तरफ से, उनका आधार ऐसा ही है। उस आधार को समझने की जरूरत है। मैं उन सभी माता पिता के प्रति सद्भावना से भरा हूं जिनके घर में छोटी बच्चियां हैं। मैं उन सभी माता पिता के दुख में उनके साथ हूं जिनके साथ इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं और जिन्होंने खून के आंसू पिए हैं। और मैं पूरा आशान्वित हूं कि राजस्थान का समाज मेरी बात को समझेगा और मेरा सहयोग करेगा ताकि हम
ज़्यादा इंतज़ार नहीं करें और ये समस्या जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और हमारे राजस्थान में बच्चियां और महिलाएं सम्मान से जी सकें, पूरी शिक्षा पा सकें और खुश रह सकें। ऐसा हो जाएगा तो राजस्थान के समाज में शांति, सुख और समृद्धि में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इस बात के लिए आप सबका आभार और खूब सारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर अशोक चौधरी, अध्यक्ष अभिनव राजस्थान पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो राजस्थान के समग्र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास को लेकर प्रतिबद्ध है और जिसके पास राजस्थान के विकास का एक पूरा प्लान है जो सत्य और तथ्य पर आधारित है। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद और जय हिंद।